नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अजंता के गुफा चित्रों के बारे में विवरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें किस गुफा में कौन कौन सी जातक कथाएं, कौन कौन से चित्र चित्रित हुए, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम इन अजंता गुफा चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अजंता गुफाओं की एक विशेषता नहीं, अनेकानेक विशेषताएं रही हैं, जिसमें सबसे पहले हम रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व वाली विशेषताओं को लेते हैं। यानी रेखाओं ये किस प्रकार की रही, किस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से उन्होंने अंकन किया। देखा जाए तो भारतीय चित्रकार के लिए रेखा एक चित्रोपम मर्यादा मानी जाती है और इसीलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अजंता का चितेरा रेखीय अंकन की निपुणता के बल पर ही नग्न आकृतियों को सौम्य और सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर सका। उसने चित्र में आवश्यकतानुसार अपनी रेखा को कोमल, कठोर, पतला या मोटा बनाया है। यहाँ गोलाई या डील डोल को ही रेखा के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया, बल्कि स्थितिजन्य लघुता, बल, उभार, अलंकरण तथा अन्य कई विशेषताओं को रेखा द्वारा प्राप्त किया गया है। भावाभिव्यंजक रेखा के उदाहरण अजंता की पहली गुफा के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व चित्र में हैं, जिसमें सिद्धार्थ की मुख मुद्रा में दुख, चिंतन, शोक का भाव एक ही रेखा से अंकित कर दिया गया है। मार विजय, सर्वनाश, दया याचना आदि चित्र रेखा की प्रधानता यहाँ दर्शाते हैं। पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की चित्रकला को विशेष रूप से रेखा की चित्रकला माना है, जबकि पाश्चात्य कला को छाया प्रकाश प्रधान माना है। हमारे यहाँ मानव के भिन्न भिन्न रूपों, चरित्रों तथा भावों को रेखा के द्वारा ही सफलता से अभिव्यक्त किया गया है। अजंता शैली में अधिकांश रेखाएं अटूट हैं, प्रभाव में और भावप्रवण हैं। हाथों का चित्रण भी अजंता के इसी ज्ञान का एक प्रमाण है। जहाँ हाथों से ही सारी बात स्पष्ट कर देने की क्षमता है, गुफा संख्या 2 में दूत अपने हाथ से ही किसी महानाश का संदेश जिस कुशलता से दे देता है, उसे हम अजंता के कलाकारों का एक जादू ही कह सकते हैं। रेखाओं में अजब कोमलता है। गुफा संख्या 9 में एक बैठी हुई युवती का पिछला भाग इसी कोमलता का एक अत्यंत अप्रतिम नमूना है। अजंता गुफाओं में मानव आकृतियों, पशु पक्षियों या प्रकृति का कोई भी अंकन सजीव रेखांकन के द्वारा ही चिरस्थायी हो सका है। चित्रकार की तुलिका इतनी गतिमान है कि उसने थोड़े ही प्रत्यावर्तन से चित्र की रूपरेखा उभर आती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अजंता कलाकारों ने रेखा के महत्व को पूर्णतः हृदयंगम किया है। दूसरी अजंता की विशेषता हम ले सकते हैं नारी चित्रण में चरम उपलब्धि वाली। नारी चित्रण में अजंता के कलाकारों ने चरम उपलब्धि प्राप्त की है। नारी चित्रण अजंता की चरम उपलब्धि है। जिस प्रकार कथा साहित्य में श्रेष्ठता के लिए कलाकार की नारी चित्रण की क्षमता को देखा जाता रहा है, वैसे ही अजंता के कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नारी को अनगिनत स्थितियों में चित्रित किया है। ये कलाकार अपने नारी चित्रों को असुंदर नहीं बना पाए, यही उनकी कमजोरी है। वे उनके अलंकरण की सर्वोत्तम पूंजी है। उसका उन्होंने कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं किया कि हर अवसर पर उसे ला रखा हो, चाहे वे कथा से संबद्ध हो अथवा न हो। यदि कहीं ऐसा किया भी है तो केवल एक दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से। चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सौंदर्य से परे नारी का चित्रण करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण गुफा संख्या 2 में दंड पाती हुई युवती के चेहरे को इस डर से कि कहीं प्रसंगानुकूल मन है स्थिति चेहरे पर कुरूपता न ला दे, छिपा ही दिया। सौंदर्य के प्रति इतनी आस्था और कहीं देखने को मिलेगी, इसमें संदेह है। अजंता के चित्रों में नारी की नग्न, अर्धनग्न अथवा आवृत विभिन्न स्थितियों का समावेश किया है। अनावृत शरीर उनके लिए कोई गोपनीय विषय नहीं रहा, जिसके अध्ययन के लिए उन्हें
व्यावसायिक मॉडल बैठाने पड़े हों। उन्होंने खुले रूप में उसे देखा और खुले रूप में उसको चित्रित किया। जहाँ कहीं किसी झीने वस्त्र से शरीर ढका भी है, वहाँ शरीर की कांति वस्त्र के अंदर से झांककर कलाकार की सशक्त अभिव्यक्ति और बारीक अध्ययन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्त्रियों के नितंबों और स्तंभों का आकार बढ़ाकर चित्रित करना जीवन के वास्तविक आकारों की अपेक्षा कविता में वर्णित आकारों के निकट रहा है। अजंता के नारी चित्रण से कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सोलमन बड़े प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में लिखा कि कहीं भी नारी को इतनी पूर्ण सहानुभूति व श्रद्धा प्राप्त नहीं हुई है। अजंता में ये प्रतीत होता है कि उसे विशिष्टता के साथ नहीं बल्कि एक सार तत्व के रूप में निरूपित किया है। वह कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं है, वह तो एक नियम है। वह वहाँ एक नारी ही नहीं अपितु समस्त विश्व के सौंदर्य का अवतार है। अगली जो विशेषता हम देखते हैं वह विषय वैविध्य की, यानी अनगिनत विषयों को यहाँ चित्रांकित किया गया है। अजंता बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र तो थी ही, अतः इस केंद्र में भगवान बुद्ध की लौकिक एवं पारलौकिक छवि का एक धरातल पर कलाकार ने चित्रण कर कल्पना, बुद्धि एवं तकनीकी महानता का परिचय दिया। यानी पारलौकिक के साथ साथ लौकिक विषयों को भी यहाँ तकनीकी और कल्पना और बुद्धि के साथ अंकन कर यहाँ इन्होंने अपना परिचय दिया। यूँ भी बौद्ध धर्म के करुणा, प्रेम और अहिंसा ने चितेरों, दानदाताओं और जन सामान्य को बहुत समय तक अप्रत्याशित रूप से आकृष्ट किया। बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, जिनको उन्होंने स्वयं अपने उपदेशों में सुनाया और बताया है कि अनेक जन्मों से वह इसी प्रकार अनेक रूपों में अवतीर्ण होते आ रहे हैं। बोधिसत्व आदि से अजंता की भित्ति सजी हुई है। वहीं तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती विविध घटनाएं अजंता की भित्ति का अलग रूप प्रदर्शित करती हैं। अजंता तत्कालीन जीवन का प्रतिरूप कही जा सकती हैं। गांव और नगर, महल और झोंपड़ी, समुद्र और यात्राओं का संसार अजंता की इन गुफाओं में दृष्टिगोचर है। भित्तियों पर प्रकृति के विविध अवयवों का आलेखन जलचर, थलचर एवं नभचरों से गुथा पड़ा है। जुलूस के जुलूस, हाथी, घोड़े व अन्य पशु पक्षी इस प्रकार चित्रों में प्रदर्शित हैं, मानो किसी निर्देशक के बताए हुए अभिनय एवं इशारे पर वे कार्यरत हों। अन्य चित्रों में निकृष्ट बौने, यक्ष, द्वारपाल, देवदूत, यक्षिणियाँ, गणिकाएँ आदि अनगिनत पात्रों को लावण्यमय रूप में रेखांकित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजंता के ये चित्र एक धर्म विशेषता की सीमित नहीं रहे, बल्कि विभिन्न समुदायों की कला के रूप में व्यापक रूप धारण कर चुके हैं। विषय धार्मिक होते हुए भी जीवन और संसार के लिए ये चित्र महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। अब हम आगे जो इसकी विशेषता रही वो है रंग विधान। रंग विधान कैसा था, किस प्रकार के रंगों का यहाँ प्रयोग किया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति अर्थात गीले प्लास्टर पर कार्य न करके सूखने पर किया गया है, ये चित्रण किया हुआ मिलता है। यूँ तो काले के क्रूर आघातों ने इस प्राचीन चित्रकारी का बहुत कुछ वर्ण, सौष्ठव तथा लावण्य छीन लिया है। यानी काल ने समय के आघातों ने इनका जो रंग है वो फीका कर दिया है। फिर भी आज अजंता के इन चित्रों की आभा फीकी नहीं पड़ी, रंग अमिश्रित और चमकीले हैं, चित्र तरोताज़ा नजर आते हैं। अजंता के चित्रों में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का ही प्रयोग किया गया है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। इस शैली में जिन रंगों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया गया है उनमें सफ़ेद, लाल, भूरे से बने विभिन्न हल्के तथा गहरे रंग हैं। पीला रंग लिए पीली मिट्टी या रामरज पीले रंग का प्रयोग है। लाल के लिए गेरू व हिरोंजी, काले के लिए काजल, सफ़ेद रंग प्राय अपारदर्शी है और चीनी मिट्टी, जिप्सम, चूने या खड़िया से बनाया गया है। लाल तथा भूरा लोहो अयस्क से प्राप्त खनिज रंग है। हरा रंग एक स्थानीय अयस्क खनिज से बनाया गया है जो संग सब्ज टेरावर्ट है। नीला रंग फारस से आयात किया हुआ
लेपिस लाजुली है, जो एक बहुमूल्य पत्थर को पीसकर बनाया गया है। इन रंगों को गोंद अथवा सरस के साथ घोलकर तैयार किया जाता था। अजंता के चित्रों में प्राय एक बार में ही सपाट रंग भर दिए गए हैं और छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, किंतु कहीं कहीं इसका प्रयत्न अवश्य जान पड़ता है। केवल उभार दर्शाने या स्थानीय गोलाई के लिए आसपास के रंगों को कुछ गहरा कर दिया गया है, जो रंग अर्ध पारदर्शी होते थे। शरीर तथा कपड़ों का रंग लावण्य युक्त और संगत है। अजंता के कुछ आरंभिक चित्रों को छोड़कर 16वीं तथा 17वीं गुफा में अजंता के चित्रकारों ने गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के वर्ण विधान में आकृतियां बनाने की प्रवृत्ति दिखाई दी, जो यूरोप की वेनिस चित्रकला शैली के समान मानी जा सकती है। चित्रकार ने दर्शक का ध्यान चित्र की ओर आकृष्ट करने की भरसक कोशिश की है। मानवाकृतियों के बाल काले दर्शाकर रूप और लावण्य में वृद्धि की गई है और मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न किया गया है। चित्रों में अब अगली विशेषता देखते हैं, भवन। अजंता के चित्रों में गुप्तकालीन भवन तथा वास्तु का प्रयोग है। यूं तो शुंग, सातवाहन, वाकाटक संस्कृति भी अजंता की कला में बोलती है, किंतु विशेष रूप से कक्षों, स्तंभों, चैत्य, स्तूप एवं वीथिकाओं को सुंदरता से बनाया गया है। अब हम देखते हैं केश विन्यास। हालांकि अजंता की चित्रकारी काफ़ी प्राचीन है, किंतु फिर भी आज के आधुनिक जगत की स्त्रियां अजंता में चित्रित स्त्रियों के केश विन्यास की प्रणाली से प्रेरणा लेती हैं। स्त्रियों के लंबे लहराते नागिन से जैसे वेणियों में बंधे बाल, कंधों पर लटकते घुंघराले बाल, माथे पर लटकते चिंकुर जूड़ों में बंधे बाल, गुथे हुए बाल, खुले एवं छिटके हुए कुंतल केश आदि अनेक प्रकार के केश विन्यास का अनोखा रूप देखने को यहाँ मिलता है। सुंदर केशों के अलावा क्रूर, धूल-धूसरित या राक्षसों के बाल दर्शाने में भी चित्रकार पीछे नहीं रहे। यानी बाल बनाने की से लेकर बाल गूंथने तक की विभिन्न श्रेणियों का यहाँ हम अवलोकन कर सकते हैं। आलेखनों की बात करें तो अगली जो विशेषता देखने को मिलती है आलेखन की, वे अजंता को यदि आलेखनों की खान कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अजंता की गुफाओं को सुसज्जित करने, रिक्त स्थानों को भरने, गुफाओं के मुख्य द्वारों, छतों, खंभों आदि पर कलाकारों ने भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रों के समकक्ष आलेखन चित्रित किए हैं। यही नहीं, वस्त्रों, मुकुटों, आभूषणों आदि में भी आवश्यकतानुसार अलंकारिक छटा लिए हुए सुंदर आलेखन यहाँ बनाए गए हैं। इन आलेखनों में चित्रकार ने सुंदर रूप, पशु पक्षियाँ, पुष्पों तथा लताओं का प्रयोग किया है, जिनमें बंदर, वृषभ, मीन, मकर, मृग, महिष, हंस, तोता, बतख को उनकी स्वाभाविक उन्मुखता के साथ चित्रित किया गया है। मानो वे मानव जीवन के सुख दुख के साथी हो जाएं। कमल के पुष्प, मुरिया एवं लताएं विविध रूपाकृतियों में प्रदर्शित हैं, जो अजंता की निजी विशेषता जान पड़ती है। आम्रकुंज में विचरण करते प्रेमी युगल, लताओं में लिपटे किन्नर, हंस, हस्तिदल, मीन, मकर, मृग, मयूर, जल व थलचर एक दूसरे से मेल खाते प्रभाव में रेखांकनों में चित्रित किए गए हैं। ये आलेखन बलवती रेखा के अंततः प्रवाह, गति, संतुलित योजना और छंदमय अभिप्रायों की लयात्मक पुनरावृत्ति के कारण शक्तिशाली भी बन गए हैं। इन आलेखनों को काली तथा लाल पृष्ठभूमि पर पहले सफ़ेद रंग से बनाया गया है और उसके पश्चात पारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति की विविध हरियाली या रूपों में अशोक, साल, आम्र, बरगद, पीपल, ताड़, गूलर, कदली आदि में पेड़ों का सुंदर समन्वय हुआ है। उदाहरण के लिए छेदंत के चित्र में गजराज की शोभा, प्रकृति वैभव तथा उन्मुक्ता का बखूबी अंकन है। अब अगली जो विशेषता हम देखते हैं वह परिप्रेक्ष्य। अजंता के चित्रकारों ने भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा। इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा, क्रोध, श्रद्धा और भावों को बखूबी दिखाया है तथा दृष्टा तक पहुंचाने में पूर्ण सफलता भी प्राप्त की है। कलाकार ने चित्र में प्रयुक्त अनेक आकृतियों को सामान्य अनुपात से अधिक बड़ा या छोटा बनाकर उनके महत्व तथा आध्यात्मिक उत्थान को व्यक्त किया है। राहुल समर्पण नामक चित्र में कमल पर खड़े भगवान बुद्ध की आकृति यशोधरा की आकृति से अनुपात में बहुत बड़ी बनाई गई है, जो
भवन के समकक्ष है। यहाँ भवन आदि के परिप्रेक्ष्य में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और दृष्टिक्रम या परिप्रेक्ष्य आलेखनों की सुंदरता और रूप को नष्ट नहीं होने दिया है। अजंता के चित्रकार ने काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का भी चित्रों में समावेश दर्शाया है। अनेक स्थानों और विभिन्न समयों के दृश्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया गया है। महल के कई भागों में होने वाले क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए महल की छत हटा दी गई है और संपूर्ण दृश्य कुछ ऊंचाई से देखा गया है। चित्र दीवारों द्वारा स्थान स्थान पर विभाजित हो गया है, पर पूरे चित्र में एक सूत्रता विद्यमान है। इस प्रकार चित्रकार ने अनेक दृष्टि बिंदुओं से बने रूपों का विकास अंतराल की सरल संगत वाले सुलभ यथार्थता के आधार पर किया है। रेखा के घुमाव और अंतराल के रूप स्थापना के माध्यम से दूरी व समीपता का बोध कराया है। मुकुट, आभूषण तथा वस्त्र, ये अन्य विशेषता इन चित्रों में देखी जा सकती है। अजंता के चित्रों में मुकुटों, आभूषणों तथा वस्त्रों को भी सुंदरता से अंकित किया गया है। राजा और रानी के मुकुटों की ऊंचाइयों में विशेष अंतर दर्शाया गया है। देवताओं तथा महापुरुषों के मुकुट शिखर के समान ऊंचे और भव्य बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए नागराज के मुकुट के पीछे 5 फन का नाग लगा है। इसी प्रकार ग्रह त्याग नामक चित्र में भगवान बुद्ध का मुकुट उल्लेखनीय माना जा सकता है। पद्मपाणि, गंधर्व युगल, वज्रपाणि नामक चित्रों में मुकुट की बनावट तथा आकार से व्यक्ति का पद, चरित्र या महत्व का आभास होता है। अजंता के चित्रकारों ने अपने पात्रों की शोभा बढ़ाने के लिए इन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मोतियों की लड़ियोंदार लंबी मालाएं तथा गर्दन में बड़े बड़े मोतियों की मालाओं से युक्त चित्रित किया है। ये मालाएं मुकुटों से माथे पर लटकती तथा गर्दन से वक्ष स्थल पर लता के समान लहराती हुई प्रतीत होती हैं। अन्य आभूषणों में कानों में मीनाकार कुंडल, पत्र कुंडल, मटकाकार कुंडल, भुजाओं में अनंत, कमर में मोतियों या कड़ियों से युक्त करदनियाँ बनाई हैं। हाथों में कड़े, बाजूबंद, मणिबंधों आदि से स्त्रियों के सुडौल हाथ और भी सुंदर बन गए हैं। वज्रपाणि, अप्सरा, राजकुमारी, गायक दल नामक चित्र इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। वस्त्रों के स्वाभाविक फहरान चित्रों में बखूबी दिखाए गए हैं। वस्त्रों की सिकड़ों ने तो हवा में फूली हुई जान पड़ती हैं और न उनमें भारीपनी दिखाई देता है। पुरुषों को अधिकांश अधोभाग में धोती पहने या ऊपरी शरीर में चुस्त या ढीला कुर्ता पहने दर्शाया गया है। स्त्रियां कोहनी तक की आस्तीन की चोली तथा नीचे के भाग में धोती या आंचल पहने हैं। नर्तकियां विशेष प्रकार का चुस्त कुर्ता तथा तंग पाजामा पहने हैं। वस्त्रों आदि को सजाने के लिए सुंदर आलेखन बनाए गए हैं, जिनमें पशु पक्षियों तथा जलचरों का अंकन है। अब इन चित्रों में हम अगली विशेषता देखते हैं। स्त्रियों का किस प्रकार का स्थान इन चित्रों में निरूपित किया गया है या उनको किस प्रकार का मान सम्मान दिया गया है। अजंता के चित्रों में नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रित हुई है। नारी की प्रेयसी, रानी, विरहिणी, राजकुमारी, गृहस्थ, ग्राम्या, नर्तकी, परिचारिका, वृद्धा, अप्सरा, बालिका, माता आदि नाम रूपों में चित्रित किया गया है। चित्रकार ने उसके अंग प्रत्यंग के छरहरेपन, तीखे नाक तथा भावपूर्ण अंकन के बल पर उसे सौंदर्य के सिद्धांत के रूप में आलेखित किया है। उसका रूप सर्वत्र मोहक और गौरवपूर्ण है। किसी भी चित्र में उसे दीन, अशोभनीय या हीन दृष्टि से नहीं दर्शाया गया है। उनके नेत्रों में दिव्य तेज और शरीर की सुडौलता उसकी एक एक रेखा और अंकन अनुपात में दृष्टिगत हुए हैं। इसी से उनका नग्न रूप पाश्चात्य कामुकता वाला न होकर लज्जा व मातृत्व में अंकित हुआ है। अन्य विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हस्त मुद्राएं, अंग एवं भाव भंगिमाएं अजंता के चित्रों में किस प्रकार की चित्रित हुई हैं। ये देखने से हम ये पाते हैं कि अजंता के चित्रों में विभिन्न हस्त मुद्राओं, अंग एवं भाव भंगिमाओं की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। अजंता के कलाकारों ने चित्रों में अपने मन की समस्त भावनाएं ऐसे सजीव ढंग से ढाल दी हैं कि ये मूल चित्र भी बोलते हुए प्रतीत होते हैं। अजंता की आकृतियों का शैलीकरण भाव भंगिमाओं से हुआ है। आकृतियों की बनावट, भावपूर्ण नेत्र, अधर, भौहें, हस्त मुद्राएं आदि के माध्यम से विषाद, स्नेह, वात्सल्य आदि भाव प्रदर्शित किए गए हैं।
लोचदार अंगुलियों की बनावट शास्त्रीय नृत्य की प्रचलित मुद्राओं के समकक्ष हैं। यहाँ कलाकार ने समकालीन नृत्य कला की प्रचलित हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया है, जिसमें नाटकीयता और लाक्षणिकता है। यहाँ चित्रकार ने बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं को नैसर्गिक रूप प्रदान करने के लिए नृत्य की मुद्राओं को अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि इन मुद्राओं में भव्यता और भाव अभिव्यक्ति में अपूर्ण शक्ति दिखाई दी और समस्त पात्रों में वे दिव्य रूप प्रतिबिंबित हो पाया। इस प्रकार से हम अजंता गुफा चित्रों की विशेषताएं इन चित्रों में देख सकते हैं। अंत में हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और निष्कर्ष अजंता गुफा चित्रों का निष्कर्ष इस प्रकार से निकलता है कि भाव प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता के चित्रों में अंग भंगिमाओं का विशेष महत्व रहा। कलाकार ने अपनी छंदमय बुद्धि और कल्पना का परिचय देते हुए नारी को सुकोमल लतिका के समान लचकदार भंगिमाओं अंकित किया है, जो आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण है। यहाँ के चित्रों में महाप्रजापति की भंगिमाएं दर्शनीय हैं, जिसमें वे कोमल लतिका के समान स्तंभ के सहारे अपनी बायां पैर मोड़े खड़ी है। वृक्ष की गोलाई और कमर की लचक कलाकार ने समस्त नारी चित्रों में अत्यधिक स्वाभाविक एवं सजीवता से दर्शाई है। उदाहरण के लिए हम जैसे अवलोकितेश्वर, मर्ती राजकुमारी, मार विजय, झूला झूलती युवती के चित्र ले सकते हैं। आकृतियों की विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते समय चित्रकार ने मांसपेशियां तथा अस्थि पंजरों का भी विशेष ध्यान रखा है, क्योंकि किसी भी आकृति में उसकी शारीरिक रचना में विकृति नहीं दिखाई देती और यही कारण है कि प्राय सभी आकृतियों में, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पशु हो, पक्षी हो, सभी के मुखमंडल से ही स्वभाव की उग्रता, सौम्यता, विनोद प्रियता, चंचलता, दृढ़ता आदि का ज्ञान हो जाता है, जिसे चित्र और भी सजीव व स्वाभाविक दिखाई देते हैं। भय, शांति, श्रृंगार, हर्ष, रौद्र तथा वीर आदि भावों को चित्रकार ने चित्राकृतियों की मुखाकृति पर विधिवत दर्शाया है। भाव की दृष्टि से राजा के चरणों पर नर्तकी, वैशांतरजातक, मार विजय उत्तम उदाहरण है। भय, आतंक, याचना, ग्लानि, शांति तथा आनंद आदि भाव का इन चित्रों में पूर्ण रूपेण अंकन हुआ है। धन्यवाद।